चलिए आज फिर हम लोग ऑनलाइन क्लास के लिए आज उपस्थित हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने होमवर्क मिलाया था आप लोगों को और अपना जो क्लास का रेगुलर चल रहा था, जो टॉपिक्स था वो सेल के बारे में आपको हम पढ़ाए थे, सेल के ईएमएफ के बारे में पढ़ाए थे इन 12th का जो टॉपिक्स है। तो आज हम पढ़ेंगे सेल में ही। ईएमएफ तो पढ़ लिए और ईएमएफ को अच्छे से समझ भी लिए हैं, अब बस उसका जो एक दो और टर्मिनोलॉजी है उससे रिलेटेड उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग क्या होता है। आप लोग सुनते होंगे ना कि मोबाइल चार्ज में लगा दीजिए, मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए। जब आप छोटका बच्चा थे तो आपके पिताजी आपके भैया फ़ोन लेके आते थे तो मांगने जाते थे तो क्या कहते थे, बउआ अखनी चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज क्या होता है, हम आपको ये समझाएंगे कि बैटरी किस तरह चार्ज होता है और बैटरी किस तरह से डिस्चार्ज होता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और होमवर्क जो किए थे हम लोग अगले वीडियो में मिला लेंगे या इस वीडियो में देखेंगे, अगर समय मिला तो आज फिर हम आपको लास्ट में होमवर्क मिला लेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेसिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है किसी बैटरी का। और हम लोग जिस तरह प्रतिरोध को जोड़ते थे परिपथ में, श्रेणी समांतर में, तो हम लोग सेल को जोड़ेंगे। यानी अब जो सर्किट में होगा, सर्किट में एक से अधिक सेल का प्रयोग किया जाएगा तो उस केस में उसका हम तुल्य कैसे निकालेंगे, इस पर विचार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। पहले आप सेल का हेडिंग लगाइए क्योंकि सेल का ही एक सब हेडिंग है। तो सेल में हम आपको पढ़ा रखे हैं ईएमएफ। क्या पढ़ा रखे हैं? ईएमएफ। तो ईएमएफ देखिए, जो बच्चे भूल गए होंगे उसके लिए हम फुल फॉर्म लिख देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हिंदी क्या हुआ बुआ? हिंदी हुआ विद्युत वाहक बल। और बताए भी थे कि यह बल नहीं होता है, ठीक ना, यह बल नहीं होता है। क्या होता है? ये होता है बुआ विभवांतर। ये क्या होता है? विभवांतर। और ये विभवांतर कब होता है? कि जब सेल किसी सर्किट में जुड़ा हुआ ना हो, ठीक ना, तब उस केस का विभवांतर है जब सेल सर्किट में नहीं जुड़ा हो। तो आपके मन में प्रश्न आया कि चलिए ठीक है सर, ये तो आप उस समय डिफाइन कर दिए जब सर्किट नहीं हो, लेकिन आपके मन में प्रश्न तो आएगा कि सर अगर सेल को हम सर्किट में लगा दिए तब क्या होगा? तो धारा प्रवाह होगा बुआ। तो सेल को जब हम सर्किट में लगा देंगे तो उस केस में हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। हाँ, टर्मिनोलॉजी है, इसको ध्यान से रखिएगा। टर्मिनल वोल्टेज क्या है? तो हिंदी भी होता है बस का टर्मिनल वोल्टेज ही होता है, ठीक है। अपन इसको समझेंगे। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, उसके बाद देखिए जितना भी सेल बना होता है तो सेल में इलेक्ट्रोड्स का यूज किया जाता है और इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाता है। तो जब उससे धारा प्रवाह होती है बुआ, तो क्या होता है ना कि सेल के अंदर भी धारा प्रवाह होती है। तो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उससे भी धारा प्रवाहित होती है। तो जब धारा प्रवाहित होगी तो वो भी धारा कुछ ना कुछ विरोध करेगी, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा चीज़ है ही नहीं जो धारा का जो प्रवाह होता है उसका विरोध ना करे। यानी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता जिसका प्रतिरोध क्या हो? शून्य हो। और जिसका प्रतिरोध शून्य हो तो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपको पहले ही बताए थे आइडियल क्या होता है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग डिफाइन करेंगे इंटरनल रेसिस्टेंस को, ठीक ना, इंटरनल, जे नहीं आई है, इंटरनल रेसिस्टेंस। हिंदी में इसको बोलेंगे बुआ आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। अब बहुत लोग इसको अतिरिक्त प्रतिरोध नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। पहला सेशन का जो बच्चा था बोर्ड पर देखा, बोला कि अतिरिक्त प्रतिरोध से ये क्या होता है तो ये अतिरिक्त प्रतिरोध नहीं, आंतरिक प्रतिरोध है। यानी सेल के अंदर किसी कारणवश नहीं, जब इलेक्ट्रोलाइट से धारा प्रवाहित होती है तो वो भी धारा के प्रवाह का विरोध करती है। और प्रतिरोध तो एक गुण है ना, वो जब किसी भी पदार्थ से धारा का प्रवाह होती है यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होती है तो उस केस में क्या होता है ना कि उसका गुण होता है कि उसके प्रवाह का विरोध करे। तो वह गुण क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। तो हम लोग आराम से आंतरिक प्रतिरोध को समझेंगे। तो चलिए आपको हम बता दिए थे ईएमएफ के बारे में। अब टर्मिनल वोल्टेज को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो देखिए टर्मिनल वोल्टेज होता क्या है कि जब किसी परिपथ में, ठीक ना, जब किसी परिपथ में या तो परिपथ से धारा लिया जा रहा हो या फिर परिपथ को धारा दिया जा रहा हो, दो केस हो सकता है, या परिपथ से धारा लिया जाएगा या परिपथ को धारा दिया जाएगा। इस बात को समझिए क्या है। शुभ अपना मिटौना नहीं मिल गया।
ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा और समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है रे, सीरियस होके पढ़िए। तो चलिए अभी आपके पास हम केस लेते हैं कि जब सेल यानी जो अपना बैटरिया है वो किससे जुड़ा हो, जब सेल परिपथ में हो, परिपथ में लगा हो, ठीक है, तब का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या बात की ईएमएफ में कि जब सेल परिपथ से नहीं लगा हो तो उस केस में हम लोग इलेक्ट्रोड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किए थे किसके, विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ के रूप में। अब क्या है ना कि आपके बच्चे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते होंगे दिमाग में, तो आपके मन में प्रश्न आया होगा कि सर जी आप तो बता के निकल लिए कि भैया जब सर्किट में सेल नहीं लगा हो तो ये हो गया, लेकिन अब जब सर्किट में सेल लगा हो तब क्या क्या हो सकता है, तो उसी पॉसिबिलिटीज पर हम लोग बात करेंगे। तो जब सेल परिपथ में लगा हो तो चलिए लगाते हैं। देखिए एक सेल है, इसको हम लोग क्या किए, परिपथ में लगा दिए। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस, आपको बताए थे कि प्लस कैसे कंसीडर करते हैं, माइनस कैसे कंसीडर करते हैं। ठीक, तो आपको पता है कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है उच्च विभव से निम्न विभव की, और इस बिंदु को मान लीजिए PAN, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कर लिए हम लोग, तो धारा का प्रवाह ऐसे हो रहा है। ठीक है, आप जरा इस बात को समझिएगा कि परिपथ में देखिए धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, P से N की ओर जा रही है। ठीक है ना, कहाँ से कहाँ जा रही है, P से N की ओर। ये भी तो बीच में देखो, वह फोटो बनाने में बीच में गैप है, लेकिन बीच में गैप नहीं है, एक चिन्ह है। आप बोलेगा सर जी एक बात बताइए, बीच में तो यहाँ टूटा हुआ परिपथ, कैसे इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, गधा, ये परिपथ टूटा हुआ नहीं है, ये यहाँ पे बैटरिया महोदय लगा हुआ है, एवर रेडी का बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, हाँ, तो हम लोग बैटरी को दर्शाते ऐसे हैं, ना कि कहना कि सर जी बीच में टूटल है तो धारा कैसे प्रवाह हुआ, मार के कान फुला देंगे। ठीक है, चलो ये यहाँ पे बैटरी लगा, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे बैटरी लगा, बहुत बच्चे तो नालायक होते हैं, उसके लिए तो हम भाई रिस्क नहीं लेंगे, बैटरी ये बना लेते हैं। ठीक है, अब खुश, चलो बैटरी बना दिए, हाँ, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, अब तो नहीं कहीं डिस्टॉर्टेड है। ठीक ना, चलिए अब देखिए क्या हुआ ना कि जब बैटरी इसको हम लगा दिए परिपथ में तो धारा P से किधर जा रही है, N की ओर, लेकिन बैटरी के अंदर देखिए धारा किधर जाएगी, N से P की ओर जाएगी। ठीक, अब बैटरी भैया तो बनी हुई है इलेक्ट्रोलाइट से, तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से जब धारा का प्रवाह होता है तो वो उसका क्या करता है, वो विरोध करता है, और धारा के प्रवाह का विरोध करना है क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो यहाँ भी इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, अरे नहीं बहुत ज़्यादा, तनको होगा, पान का डंटी होगा, लेकिन होगा ना रे। तो वही बात है कि ज़्यादा नहीं हो प्रतिरोध, लेकिन तनको वो है, लेकिन तो है जहर, 1 किलो खाओ चाहे आधा किलो खाओ, खाया तो तुम जहर ही ना रे, तो जहर को काउंट हम लोग करेंगे। ठीक, तो ये परिपथ है, परिपथ में बैटरी लगा हुआ था, तो यहाँ अंदर N से P की ओर चला, तो इलेक्ट्रोलाइट भी क्या हुआ, विरोध किया, तो इलेक्ट्रोलाइट विरोध किया तो इलेक्ट्रोलाइट का भी तो प्रतिरोध हुआ ना, इसी प्रतिरोध को हम लोग क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक यानी इंटरनल, आंतरिक प्रतिरोध। तो उम्मीद करते हैं कि आप आंतरिक प्रतिरोध को बेहतर ढंग से समझ चुके हैं। ठीक, तो आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग डिफाइन कर लिए। अब देखिए हम लोग डिफाइन करते हैं टर्मिनल वोल्टेज को। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है कि देखिए टर्मिनल वोल्टेज कहता है कि जब परिपथ से धारा लिया जा रहा है या परिपथ को धारा दिया जा रहा हो, यानी जब सेल से धारा लिया जा रहा हो अथवा सेल को धारा दिया जा रहा हो। तो देखिए जब नॉर्मली हम लगाते हैं ना, ठीक, तो होता यूँ है कि जोड़े तो देखो धारा ऐसे निकल रही है, यानी सेल से धारा क्या हो रहा है, निकल रही है। ठीक है, यानी सेल से धारा क्या हो रही है, निकल रही है। तो जब सेल से धारा निकल रही है तो इस केस को क्या होता है बुआ, ठीक है, अभी बताए कि जब सेल से धारा निकल रही हो, अच्छा एक केस ऐसा भी होगा जो वापस सेल में धारा दे रहे होंगे। ठीक, तो जब सेल से धारा ले या सेल को धारा दे, तब इसके जो टर्मिनल पर होते हैं विभवांतर, ठीक है ना, टर्मिनल पर जो विभवांतर होते हैं, एक फोटो हम लोग फिर से बना लेते हैं, समझिएगा। अब हम सेल को ना इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ शो करेंगे। देखिए ये सेल है, ये P हो गया, ये N हो गया, और इसको ले लीजिए N तो यहाँ जाएगा। ठीक है, इस बिंदु को कुछ मान लीजिए Q मान लीजिए। ठीक, अब देखिए इससे धारा निकल रही है, यानी
सेल से धारा निकल रही है। तो अब बिंदु P और बिंदु N इसके जो विभवांतर होंगे ना, ठीक है ना, इस दोनों बिंदु पर जो विभव के अंतर होंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज। तो ध्यान रखना, टर्मिनल वोल्टेज में क्या करते हैं कि हम लोग वो सेल का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है ना, यानी आंतरिक प्रतिरोध, उसको भी काउंट करते हैं। यानी आंतरिक प्रतिरोध के बाद, यानी सेल देखो इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ ये इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है, इस टाइप से लगता है, ठीक। तो ये आंतरिक प्रतिरोध किस में काउंट होता है, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी टर्मिनल वोल्टेज में। तो जब सेल से धारा लिया जा रहा हो अथवा सेल को धारा दिया जा रहा हो, तो उस परिस्थिति में, ठीक है, टर्मिनल के दोनों टर्मिनल के विभव जो होते हैं उसके अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज आप लोग समझ गए, ठीक। आंतरिक प्रतिरोध समझ गए, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि दो केस लेंगे यहाँ पे भी, कि जब सेल से धारा लिया जा रहा हो तब वह क्या होगा, जब सेल को धारा दिया जा रहा हो तब वह क्या होगा। तो हम लोग बारी बारी से दोनों पर डिस्कशन कर लेते हैं। आराम से बैठे रहिए अपने जगहों पे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। अब देखिए आपके सामने हम बनाते हैं एक सर्किट। एक प्रतिरोध R है, ध्यान रखिएगा, एक प्रतिरोध क्या है वो लगा दिए सर्किट में R। अब हम लोग ऐसा मान लेते हैं ना कि इस R का मान अभी कितना है, फिलहाल कुछ देर के लिए 0 है। इस R का मान फिलहाल कुछ देर के लिए क्या है, 0 है। तो अब देखिए ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है, ठीक। ये A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए बिंदु। तो टर्मिनल वोल्टेज जो होगा बुआ, टर्मिनल वोल्टेज जो अपना होगा तो कहाँ के विभवांतर का अंतर होगा बुआ, बिंदु A और बिंदु B के। यानी बिंदु A के विभव और बिंदु B के जो विभव को हम लोग हटा लेंगे वही अपना क्या कहलाएगा, AB टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या है बुआ, आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग काउंट करते हैं। तो ये अब क्या होगा, ठीक। तो जब हम लोग देखिए नॉर्मली परिपथ को जोड़ते हैं तो क्या हुआ, ये प्लस ये माइनस, यहाँ धारा निकलती है, यानी सेल से धारा निकल रही हो। यानी फर्स्ट केस में हम लोग बात करते हैं कि जब सेल से धारा लिया जा रहा हो। तो देखो जब सेल से धारा लिया जा रहा हो तो उस केस में क्या होता है, इस केस को हम लोग बोलते हैं डिस्चार्जिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं बुआ, डिस्चार्जिंग। यानी जब बैटरिया जो हम लगाए परिपथ में अगर वो धारा देना शुरू करे तो धीरे धीरे क्या होता है बुआ, सेल डाउन होना शुरू होता है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, यानी बैटरी जो अपना डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग बैटरी में करंट देंगे तो क्या होगा बुआ, सेल चार्ज होगा। तो पहला केस हम लोग बात करेंगे कि जब सेल क्या हो रहा हो, डिस्चार्ज हो रहा हो। तो जब सेल डिस्चार्ज हो रहा हो तब हम लोग टर्मिनल वोल्टेज EMF में संबंध निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग कब बात करेंगे, अब डिस्चार्जिंग का केस। तो पहला केस लिख लीजिए डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग के केस में क्या होगा, ठीक। तो डिस्चार्जिंग कब होता है बुआ, जब सेल से धारा लिया जा रहा हो। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, डिस्चार्जिंग कंडीशन बोलते हैं। तो अब देखिए इसको समझिएगा, ठीक। तो ये दोनों जो टर्मिनल है, ठीक है ना, यानी अपना VAB जो है, ठीक। देखिए धारा यहाँ से मान लेते हैं इसमें कितना प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। कितना प्रवाहित हो रही है, धारा I प्रवाहित हो रही है। तो देखो VAB है, ठीक। अब हम लोग किरचॉफ के एक नियम को समझने की चेष्टा करेंगे। किरचॉफ के द्वितीय नियम को जो हम आपको समझाए हैं ना, उसका देखिए थोड़ा सा हम लोग स्टैंडर्ड ढंग से कैसे समझेंगे। अभी तो आपको हम जो समझाए हैं उसको सॉल्व करने का तरीका बताएं, अब स्टैंडर्ड तरीका से हम लोग किरचॉफ के द्वितीय नियम को कैसे समझेंगे। अब देखिए किरचॉफ के जो स्टैंडर्ड तरीका से द्वितीय नियम होता है उसको समझिए। एक सिंपली बात करते हैं आपसे कि एक अपना ये प्रतिरोध है और एक सेल लगा हुआ, ठीक। अब देखिए इधर धारा जाएगी I की ओर, ठीक। इधर क्या जाएगी, वो धारा I जाएगी। तो इधर जो धारा I जाएगी ना, तो क्या होता है बुआ, यहाँ से जाएगा, ये प्रतिरोध से जाएगा, इधर आ जाएगा। तो हम लोग बोले थे अगर सेल में परिपथ में EMF जितना लगा रहता है वह
परिपथ में लगे अवयव के द्वारा विभव ह्रास के बराबर होता है। तो इसमें देखिए दो कंडीशन होता है कि एक की अगर हम धारा के दिशा में बढ़े तब, एक धारा के विपरीत दिशा में बढ़े तब। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो हम लोग जब सर्किट लेते थे ना तो हम लोग धारा की दिशा में बढ़ते थे। जैसे इसमें एक और लगा दिए हम लोग प्रतिरोध, देखिएगा ठीक। तो हम लोग यहाँ से चलते थे, धारा को इधर जा रहा है तो हम लोग लिखते थे इसका प्रतिरोध अगर R1 है, इसका R2 है, तो हम लोग लिखते थे कि IR1 लिखते थे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते थे, प्लस, ठीक है, IR2 बराबर कर देते थे EMF के, ठीक। तो इसी को लोग, बहुत लोग इस प्रकार से समझाते हैं कि हम लोग देखिए प्लस से चले, ठीक है, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चल रहे हैं। इधर उच्च विभव है, इधर निम्न विभव है ना, तो हम लोग उच्च से किधर चल रहे हैं, निम्न विभव की ओर। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलने पर EMF पॉजिटिव लेते हैं। EMF क्या लेते हैं बुआ, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक। और धारा के दिशा में चलने पर ना I × R जो विभव का ह्रास होता है उसको हम लोग निगेटिव लेते हैं। और दोनों को जो जोड़ देते हैं ना वो 0 के बराबर होता है। क्या होता है बुआ, वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ चले उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ठीक है, उच्च विभव चले इधर निम्न विभव की ओर। तो अब देखिए अपना क्या हो गया यहाँ पे, समझिएगा, ठीक। तो I और R को हम लोग क्या लेंगे बुआ, I और R1, ठीक है, प्लस IR2 और माइनस क्या करना पड़ेगा अपने को, EMF। ये किसके बराबर हो जाएगा, 0, ठीक। इसी को हम लोग सेपरेट करके IR1 प्लस IR2 बराबर कर दिए E। अब समझिएगा जैसे ही हम लोग निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएंगे, समझिएगा यहाँ तो हम लोग चल रहे हैं उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, लेकिन इस सेल के लिए क्या हो गया, हम लोग देखो सेल के लिए समझेंगे यहाँ निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जा रहे हैं, ठीक है। सेल हम लोग किधर जा रहे हैं बुआ, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो उस केस में हम लोग सेल को क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। अगर यहाँ से हम लोग काउंट करना शुरू करेंगे तो IR ये सब निगेटिव होगा, क्योंकि बताया ना कि इसके दिशा में जो जाएंगे तो हम लोग क्या लेते हैं बुआ, निगेटिव लेते हैं। तो खैर अब तक आपको इस पर भाष नहीं जाना है, बस आपको बेसिकली याद रखना है कि जितना उसमें विभव का ह्रास होगा वो EMF के बराबर होगा, ठीक है। आगे फिर इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए अभी थोड़ा सा आपको टेंशन होगा। देखो ये रिलेटिव वैल्यू होता है, ठीक है, कि अगर करंट की दिशा में एक को पॉजिटिव लीजिएगा दूसरे को निगेटिव लेना पड़ता है, ठीक है। खैर उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए जब चार्जिंग का केस होगा तो चार्जिंग के केस में क्या होगा बुआ, देखिएगा ये A है और ये B है, तो यहाँ से चला तो ये तो IR है तो 0 हो गया, ठीक है। और इसमें धारा कितना जा रहा है बुआ, I जा रहा है, ठीक। तो ये IR होगा, तो अपने पास कुल EMF कितना है, कुल EMF है, EMF है, ठीक है। और इसमें से तो विभव का ह्रास हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, -I × R, ठीक। यानी बिंदु A और B के जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो क्या होगा, देखिए समझिए, जब सेल से हम लोग धारा ले रहे हैं, ठीक है, तो सेल का EMF जरूर ज़्यादा होगा टर्मिनल वोल्टेज से, तब ना वो धारा दे रहा है बुआ, ठीक। तो टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा होगा और कितना धारा निकल रहा है मान लेते इसमें I, तो यहाँ सर्कुलेट होकर कितना आ जाएगा बुआ, VAB बराबर E - IR। डिस्चार्जिंग के केस में जो होता है अपना टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, टर्मिनल शॉर्टकट में लिखते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा अपना वह कम होता है किससे, EMF से, EMF से, ठीक है। अब देखिए ई कैसे लाए हम, तो इसके लिए हम लोग बस कुछ नहीं, किरचॉफ का सेकेंड लॉ का इस्तेमाल किए हैं, जो आपको हम डिटेल में जब सेल को हम लोग जोड़ेंगे ना तो उस केस में आपको हम बताएंगे कि सेल कॉम्बिनेशन जब करेंगे तो उस केस में EMF को हम लोग किरचॉफ का सेकेंड लॉ बेसिकली एक और ढंग से समझने की कोशिश करेंगे जब पूरे सर्किट उलझा पुलझा हो। ऐसे आपको बनाने के लिए हम बता दिए हैं कि किसके बराबर क्या करना है, लेकिन वो सबका जोड़ के हम लोग 0 के बराबर करते हैं ना, वो आपको निकालना सिखाएंगे, घबराने की बात नहीं है। तो ये डिस्चार्जिंग का केस हो गया। बस अभी थोड़ा सा याद रखिएगा कि डिस्चार्जिंग के केस में जो क्या होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा किससे, EMF से होगा। अच्छा सेकेंड बात हम लोग कर लेते हैं किसका, चार्जिंग का। तो समझिएगा हम लोग सेकेंड बात कर लेते हैं चार्जिंग का, ठीक है। हम लोग किसका बात कर लेते हैं, चार्जिंग, ठीक है। सेकेंड केस हम लोग चार्जिंग का बात करते हैं। तो चार्जिंग कब हो जाएगा बुआ, जब हम लोग सेल को धारा क्या करेंगे, देंगे, तब क्या हो जाएगा चार्जिंग। तो जब सेल को धारा क्या हो, दिया जा रहा हो, जब क्या किया जा रहा है बुआ, सेल को धारा दिया जा रहा हो, उस केस में क्या होता है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं उस केस में क्या होगा जब सेल को धारा दिया जा रहा है। देखिए सेम लोग हम लोग बनाएंगे,
तो देखिए सेल को धारा हम लोग दिए इधर इस ओर दे रहे हैं, ये मान लीजिए बिंदु ए, ये हो गया बिंदु बी। आप समझिए सेल को हम धारा कैसे दे सकते हैं, जब तक बिंदु ए ई सेल जो है बुआ, ठीक है ना, यहाँ भी इसके इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, ठीक, तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक, तो अगर ए से जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस यानी ए और बी, यहाँ जो लिखा दो बिंदु, तो ए का विभव ज़्यादा होगा, ठीक ना, यानी ए का जो विभव है यानी भी ए, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी। तो देखो भी ए इस बिंदु पर मान लेते हैं भी सी, तो हम लोग दे रहे हैं कि इधर भी ए से भी सी की ओर जा रहा है धारा, तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, भी ए बड़ा होगा क्या रे, भी सी से, यानी हमेशा धारा किधर से किधर बहती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो यहाँ देखिए भी ए जो है ये उच्च विभव होगा और भी सी क्या होगा बुआ, निम्न विभव होगी। तो अब लोग में वापस से हम लोग सेल में धारा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं बुआ, सेल में धारा दे रहे हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग, ठीक है, इस केस को क्या बोलते हैं हम लोग, चार्जिंग बोलते हैं। तो अब देखिए तो स्वाभाविक है कि ईएमएफ जो होगा, ईएमएफ कम होगा इस टर्मिनल वोल्टेज से, तब ना इसमें धारा जा रही है, बात समझ रहे हैं, इधर से दिए धारा ऐसे जा रही है, ठीक। तो कब जाएगी, जब ईएमएफ ज़्यादा हो जाएगी तो ये धारा अपने अंदर जाने देगी नहीं, यही धारा देना शुरू करेगी। तो वह कौन सा केस होता है बुआ, अभी बताया था आपको, डिस्चार्जिंग का केस। जब सेल में धारा जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि ईएमएफ जो है सेल का किससे कम हो गया बुआ, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है, यानी भी ए बी से क्या हो गया बुआ, कम, यानी भी ए बी ज़्यादा हो गया किससे, ईएमएफ से। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो देखिए तो हम लोग लिखेंगे कि भी ए बी प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे बुआ, अगर इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है तो हम लोग लिखेंगे ईएमएफ में क्या जोड़ देंगे, आई इंटू आर, ठीक। तो यही हो गया अपना टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ में संबंध। यानी इस हेडिंग को हम लोग लगा सकते हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के साथ साथ हम लोग लिख सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ में संबंध। तो चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जब सेल से धारा लिया जा रहा हो तो उस समय क्या होता है, बैटरी डिस्चार्ज होता है। तो देखिए सेल से जब धारा निकलेगा तो कहीं ना कहीं इस बात को समझिए, ये बिंदु इसको हम लोग ए मानते हैं और ये इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी। अब बताइए ये भी सी हो गया इसका विभव और यहाँ का विभव भी ए। अब धारा देखिए किधर से किधर जा रही है, भी सी से भी ए की ओर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भी जो सी है वह बड़ा है किससे, भी ए से, ठीक। तो इसका क्या मतलब निकला कि भी सी बड़ा है भी ए से, तो इसका ईएमएफ ज़्यादा होगा, ठीक है, ये दोनों के विभवांतर से। तो हम लोग निकाले भी थे। तो जब डिस्चार्ज हो रहा हो तो उस समय टर्मिनल वोल्टेज कम होता है किससे, ईएमएफ से, यानी ईएमएफ ज़्यादा होता है। अब जब यही चार्ज हो रहा होगा तो ईएमएफ कम है, तब तो धारा पोटेंशियल डिफरेंस जो ए से सेल की ओर जा रही है। तो जब चार्जिंग का केस होगा तो उस केस में क्या होगा बुआ, सेल को धारा दिया जा, ठीक है, चार्जिंग में सेल को धारा दिया जाता है और दिया जाता है तो ईएमएफ कम होगा किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से, और ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में यही संबंध है। तो हम दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है, हम दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा आप जो फेयर कॉपी अभी तो रफ में इसको लिखिएगा, और फेयर कॉपी में कैसे लिखना है उसके लिए हम एक फाइल अटैच कर देंगे, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, सेम टू सेम लिख लीजिए। बस इसको समझिए, ऑनलाइन क्लास में आपको बस समझा रहे हैं चीज़ क्या होता है, अच्छे से एक्सप्लेन करके समझिए। देखिए हो सकता है कि एक बार समझ में ना आए, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक, टेंशन की बात नहीं है। यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में संबंध, ईएमएफ में संबंध, इस बात को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश क्या आपको बताया थे, दो केस होगा बुआ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दो केस में बताते हैं कि जब सेल से धारा लिया जा रहा है या सेल को धारा दिया जा रहा है। तो पहला केस हम लोग बात करते हैं जब सेल से धारा लिया जा रहा है, यानी डिस्चार्जिंग का केस। तो डिस्चार्जिंग के केस में क्या संबंध निकाले थे हम लोग, वो पहला केस लिखे डिस्चार्जिंग, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग का केस में हम लोग निकाले कि टर्मिनल वोल्टेज जो ए बी आया था, इसको सीधा भी से लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी बराबर आया था ईएमएफ में से धारा अगर आई प्रवाहित होता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध आर हो, तो हम लोग ऐसे लिखते थे, ठीक है। दूसरा केस का हम लोग बात करते हैं जब क्या हो, सेल चार्जिंग होता है, यानी अच्छा सेल कब चार्ज होता है, जब सेल को हम लोग धारा देते हैं। अरे चार्जरवा को देखे है ना, आप बोर्ड में लगा कहीं से स्विच टिप दिए और उससे एकदम धारा निकलने लगा, मोबाइल लिख देता है चार्जिंग, ठीक है।
तो क्या होता है कि चार्जर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, बैटरी को धारा देते हैं। ठीक, तो वो क्या कहलाता है अपना चार्जिंग का केस। तो चार्जिंग का जो केस हो गया तो उसमें हम लोग देखे थे कि ईएमएफ ज़्यादा नहीं होता है, क्या होता है वो ईएमएफ कम हो जाता है। तो यानी भी बराबर हम लोग लिखते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि एक बात बताइए सर जी, आप कैसे कह दिए ये बड़ा है और यहाँ ये सॉरी ये यहाँ छोटा है और यहाँ ये बड़ा है। इस चीज़ को समझिए। देखिए इसका तो मान पॉजिटिव आएगा आई इंटू आर का, ये तो आप श्योर है। ठीक, अब देखिए आपके पास 10 रुपया, 10 रुपया में कुछ घटाएंगे। ठीक है, 10 रुपया में कुछ घटाएंगे, यानी 1 रुपया घटाए चाहे 2 घटाए चाहे 98 घटाए तो हमेशा किससे कम आएगा, 10 से कम आएगा। यानी विभव यानी विभवांतर जो टर्मिनल वोल्टेज है उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग आई आर को घटा रहे हैं। तो ये ज़्यादा होगा, घटाएंगे इसमें तो इससे तो कम ही ये होगा ना। ये तो अपना क्या है बुआ, ईएमएफ है और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, तो अब ईएमएफ ज़्यादा है तब तो उसमें से घटा रहे हैं, यानी 10 रुपया में से कुछ घटाएंगे, 10 से हमेशा कम में आएगा, इसलिए यहाँ पे भी क्या है वो छोटा है ईएमएफ से। नीचे आते देखो, अब यहाँ भी को प्राप्त करने के लिए ईएमएफ में कुछ जोड़ रहे हैं, इसका मान पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, ईएमएफ में कुछ जोड़ रहे हैं, यानी 10 में हम कितनों रुपया जोड़े, 98 54 कुछ जोड़े, 10 से तो अधिक ही होगा ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा होता है किससे, ईएमएफ से। बस यही बेसिक दो बात। अभी तो हम लोग सेल के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, और अब हम इसी में थोड़ा सा 1 लाइन 2 लाइन बता देते हैं कि सेल का जो ईएमएफ होता है ना, तो ईएमएफ किस किस फैक्टर पर निर्भर करता है और किस किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ऐसे तो केमिस्ट्री वाले सर आपको तो पढ़ा ही होंगे कि ईएमएफ किस पर निर्भर करता है, ईएमएफ किस पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन चलिए हम आपको रिवीजन करवा देते हैं। अरे भोले वाले बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, इतनी तो बनती है। तो देखो ईएमएफ जो हम लोग जैसे डिफाइन करते हैं तो इलेक्ट्रोड्स में आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड्स जैसे बैटरी आपके सामने हम बना के दिखाते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर दिए, विद्युत अपघटक सर पदार्थ उसको बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स हो गया। तो अब देखो इसमें इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स को कितना दूरी पर रखा गया है, यानी ईएमएफ जो है ना दोनों इलेक्ट्रोड्स को कितना दूरी पर रखे इस बात पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद इसका क्या आकार है, क्या आकृति है, इस बात पे भी निर्भर नहीं करती है ईएमएफ। ठीक, अगला बात करते हैं हम लोग ईएमएफ। ठीक है, हाँ चलिए, तो ईएमएफ किस पर निर्भर नहीं किया हुआ, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी पर। ईएमएफ इस बात पर भी निर्भर नहीं किया कि यहाँ पे हम लोग इसको गोला लिए, बेलनाकार लिए, चपटा लिए, क्या इस बात पर निर्भर नहीं करता है। और ईएमएफ इस बात पे भी नहीं निर्भर करता है कि इसमें हम कितना मात्रा में इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट दिए हैं, इस बात पे बिल्कुल निर्भर नहीं करता है। तो फिर निर्भर किस बात पे करता है, तो निर्भर करता है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी प्रकृति क्या है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, अलग अलग मेटल्स के लेंगे या अलग अलग जो भी है यूज करते हैं हम लोग, तो उसका इलेक्ट्रोड्स अलग अलग होता है और उसका ईएमएफ भी अलग अलग आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में सेल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में समझ चुके होंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे कि सर्किट में जब रहेगा इंटरनल रेजिस्टेंस उसको कैसे हम लोग काउंट करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए आपके सामने एक जनरल हम लोग सर्किट लेते हैं। ये आर है और इसमें उसमें भी लगाए थे पिछले बार भी एक प्रतिरोध। अब इसका मान हम लोग मान लेते कैपिटल आर ही है। ठीक, और इसका ईएमएफ दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए मानते हैं ना कि इसमें धारा कितना प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। क्या धारा प्रवाहित हुआ, आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे, तो देखिए एक तो सिंपली है कि हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, आर नेट निकाल लेंगे। ठीक है, वहाँ से हम लोग लगा देंगे भी बराबर आई आर नेट फार्मूला लगा देंगे और यहाँ से आई का मान हम लोग इजीली निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये कैपिटल आर है बुआ और इसके साथ ये क्या स्मॉल आर है, तो दोनों किस क्रम में लगे हुए हैं,
ठीक है, श्रेणी में है ना, तो श्रेणी में का आर नेट कैसे होता है बुआ, तो सिंपली दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक, ईएमएफ कितना है बुआ, दिया हुआ है। ठीक, अब बताइए हम लोग यहाँ पे धारा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, धारा। तो धारा हम लोग आई मान है, तो फार्मूला ओम के नियम से तो हम लोग ये जानते हैं, V बराबर आई आर नेट, तो सब आराम से निकाल सकते हैं। आई बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पे, V बट्टे आर नेट। तो V की जगह यहाँ कितना EMF है, तो EMF बट्टे आर नेट। ठीक है, तो आई बराबर बट्टे आर नेट कितना, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक, तो कुछ नहीं किया हम लोग, बस आर नेट निकाले और बाकी सॉल्व करना है। तो सेल का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है यानी आंतरिक प्रतिरोध है, उसको भी एक प्रतिरोध के तौर पे मान के ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई स्पेशल रूल है, कोई स्पेशल रूल नहीं है, बस उसको भी हम लोग जो प्रतिरोध उसको मान के सॉल्व करेंगे। तो बस जनरली हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखिए यहाँ पे आपसे अगर पूछ सकता है कि बताइए सेल में अधिकतम कितना धारा प्रवाहित किया जा सकता है। ठीक है, सेल में अधिकतम कितना धारा प्रवाहित किया जा सकता है, तो जरा सोच के देखिए। ईएमएफ तो इसका फिक्स है, ठीक है, और यहाँ पे आर फिक्स है, यानी ये जो प्रतिरोध लगा हुआ है आर तो फिक्स है। अगर हम लोग आंतरिक प्रतिरोध के साथ कुछ छेड़छाड़ करें तो धारा को हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं। अगर आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बुआ, आर का मान ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा तो नीचे वाला वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा, और नीचे वाला वैल्यू बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ईएमएफ पे भाग देंगे तो आई का मान घट जाएगा। यदि आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है, ठीक है, तब क्या होगा, इसमें से आंतरिक प्रतिरोध कम हुआ तो ये वाला वैल्यू थोड़ा सा घटेगा, तो ये वाला घटेगा तो ईएमएफ में भाग देंगे तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप वहाँ सॉल्व कीजिएगा। चलिए लिखिए, परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए। परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन लिख लिए, परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने हम परिपथ बनाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया 2 ओम, ये हो गया आपको 5 वोल्ट। ठीक है, और ये लगा हुआ है आपको, सिंपली लेते हैं आराम से सॉल्व 98 ओम। ठीक, तो अब इस केस में आपको निकालना है, ये देखिए सेल का ये क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, ये दिया रहेगा आपको आंतरिक प्रतिरोध। तो भाषा में आपको इस तरह से कह सकता है कि किसी सेल से, ठीक ना, यानी किसी सेल को 98 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। ठीक है, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम हो तो बताइए कि परिपथ में कितना धारा प्रवाहित होगी। तो ध्यान समझिएगा, तो उसका जो डायग्राम जो बनेगा बुआ एकदम बिल्कुल ऐसे बनेगा। तो इस परिस्थिति में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ईएमएफ लिखेंगे। ईएमएफ कितना है, 5 वोल्ट है। ठीक, अच्छा, परिपथ का आर कितना है, 98 ओम है, और आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग स्मॉल आर से दर्शाते हैं, तो वो कितना हो जाएगा बुआ, 2 ओम हो जाएगा। अब देखिए, तो आई निकालना है ना, यानी आई बराबर वाट। तो हम लोग जानते हैं ओम के नियम से V बराबर आई आर नेट। तो सबसे पहले क्या चाहिए होगा अपने पास, आर नेट चाहिए होगा। तो आर नेट क्या है, दोनों किस क्रम में लगा हुआ है, श्रेणी क्रम में। तो इजीली जोड़ दीजिए दोनों को, 98 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 100 ओम। तो आर नेट का मान आ गया अपने पास। तो आई बराबर हम लोग लिखेंगे ना V अपॉन आर नेट। तो V का मान कितना है बोलिए, 5 वोल्ट है, और आर नेट का मान कितना आ गया, 100। तो 5/100 कट के कितना आ जाएगा बुआ, 0.05 एम्पियर। तो ये इतना इजी है, बस आपको ये क्या बोलते हैं लैंग्वेज में उलझाने की कोशिश करेगा कि इसका आंतरिक प्रतिरोध इतना है। तो इससे पहले जितना भी हम लोग परिपथ सॉल्व किए थे ना, उसमें आंतरिक प्रतिरोध हम लोग नहीं लिए थे, लेकिन अब हम लोग किसको काउंट करेंगे, आंतरिक प्रतिरोध भी काउंट करेंगे। अच्छा, ये आंतरिक प्रतिरोध है किसका, तो सेल का है। आता कहाँ से बुआ, तो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स लगे होते हैं तो उससे धारा प्रवाहित जब होती है तो वो भी विरोध करता है। तो ये सेल का क्या कहलाता है बुआ, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अच्छा, ये सब किस केस के लिए हो रहा है बुआ, ये सब हो रहा है जैसे डिस्चार्जिंग का केस है। अब चार्जिंग केस का आपका क्वेश्चन दे सकता है कि बताइए कि एक इतना वोल्ट से इसको चार्ज किया जा रहा है, इसमें धारा ज्ञात की, तो आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम हो, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम हो,
किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम हो तथा टर्मिनल वोल्टेज 9 वोल्ट हो, टर्मिनल वोल्टेज 9 वोल्ट हो, ठीक है। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम हो और टर्मिनल वोल्टेज 9 वोल्ट हो। तो पहला लिखिए क्वेश्चन कि जब सेल से धारा लिया जा रहा हो, ठीक है, जब सेल से धारा लिया जा रहा हो, ठीक, तब ईएमएफ क्या होगा, तब ईएमएफ क्या होगा, तब ईएमएफ क्या होगा यदि सेल में 1 एम्पीयर का धारा प्रवाहित होती है, इस सेल में 1 एम्पीयर का धारा प्रवाहित होती है। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। जब सेल को धारा दिया जा रहा हो, जब सेल को धारा दिया जा रहा हो, तब सेल का ईएमएफ क्या होगा, सेल का ईएमएफ क्या होगा यदि सेल से 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही हो, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको जिससे पहले जो फॉर्मूला बताए थे उसको ध्यान में रखिएगा, इजीली वे सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग सिंपली खींचे एक डायग्राम, बैटरी बना दिए, यानी ईएमएफ लगाइए, इसका आंतरिक प्रतिरोध, ठीक। तो बताइए इसका ईएमएफ तो निकालना ही है, और ये VAB यानी अपना टर्मिनल वोल्टेज कितना दे रखा है क्वेश्चन में, कितना वोल्ट है, 9 वोल्ट है, ठीक। उसके बाद इसका आंतरिक प्रतिरोध R का मान कितना है, 1 ओम, ठीक। और अपने को ईएमएफ, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब सेल से धारा लिया जा रहा हो, लिया जाने का मतलब कौन सा केस रे, डिस्चार्जिंग का केस हो गया। तो बताइए डिस्चार्जिंग का जो केस होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं बुआ, तो फॉर्मूला लिखा है, तो याद कीजिए, पीछे पलट कर देखिए। तो डिस्चार्जिंग में लिखे थे हम लोग टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वह बराबर होता है ईएमएफ में I/R, ठीक। इसका मान तो पता है, I का मान पता है, R का मान पता है, तो इसका मान नहीं निकलेगा। तो बताइए ईएमएफ बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, VAB प्लस IR। VAB का मान बोले तो बुआ कितना है, VAB 9 वोल्ट है, टर्मिनल वोल्टेज, प्लस I का मान 1 एम्पियर, 1 गुने 1, ठीक है, कितना हो गया, 10 वोल्ट। ये पहला हो गया। दूसरा क्या है कि कह रहा जब सेल से धारा को, ऐसे सेल से धारा तो हम लोग ले लिए, अब वापस से सेल को धारा दिया जा रहा है ना, यही है ना सेकंड क्वेश्चन, सेल को धारा दिया जा रहा है, तो यानी कौन सा केस हो जाएगा बुआ, ये चार्जिंग का केस हो जाएगा। तो चार्जिंग का केस का हम फॉर्मूला लिखाए हैं कि VAB जो होता है वह ईएमएफ में IR जोड़ने के बाद प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा ये कैसे प्राप्त हुआ, तो हम लोग सेल कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे ना, उस पर बताएंगे। तो बताइए VAB, तो VAB का मान 9 वोल्ट है, बराबर ईएमएफ तो निकालना ही है, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ईएमएफ बराबर क्या होगा, VAB घटाओ I/R। तो ये देखिए निकालना है, तो इसका मान 9, इसका 1 गुने 1, तो कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को बेहतर ढंग से समझ गए होंगे कि जब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का केस में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, और हम लोग अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में हम पढ़ाएंगे आपको, अभी तक देखिए एक ही हम लोग लगा रहे हैं ईएमएफ, उसमें बहुत सारे सेल्स का यूज करेंगे हम लोग, ठीक। तो उसका हम लोग कैसे तुल्य निकालेंगे ईएमएफ, या तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। और सभी लोग होमवर्क कीजिए। आप कहिएगा आज का होमवर्क क्या, ये जो क्वेश्चन 2 लिखा है बच्चा वाला है, फिर भी कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कीजिएगा। और जो लोग अभी अभी ज्वाइन किए हैं वो पिछला वीडियो देखिए और सबका प्रॉपर होमवर्क करके मुझे सेंड कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।